हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए नई चीज़, बिल्कुल नया सब्जेक्ट। मतलब हमारे चैनल के लिए नया, आपके लिए तो पहले से आप पढ़ रहे हो। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। हाँ, अब आपकी अकाउंटेंसी तो चली रही थी, हमारी वीडियोस बीएसटी भी चल रही थी। अब आज से आपकी इकोनॉमिक्स की भी वीडियो स्टार्ट होने वाली है चैनल पे। अब टर्म 1 तो देखो सबके स्कूल में हो चुका है, तो हम टर्म 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। टर्म 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, देखो पहली तो मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि टर्म 2 में जो भी चैप्टर हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, सप्लाई हो, प्रोडक्शन फंक्शन हो, जितने भी चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर जो हैं थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के हैं। लेकिन इसकी जो थ्योरी और जो इसके प्रैक्टिकल है वो वैसे नहीं है जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था। वो आपको समझ में ही नहीं आता था, मतलब उसको आप थोड़ा सा रटते थे क्योंकि उसका एग्जाम्पल आपने रियल लाइफ में देखा नहीं था कभी कि उसको कैसे माइंड में याद करना है। लेकिन ये जो चैप्टर्स आएंगे, जैसे डिमांड था, डिमांड में जब भी आपके टीचर, चाहे स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, आपके बताते थे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो आप उसको बहुत जल्दी माइंड में एक इमेज बना के समझ लेते थे। तो वैसे ही ये वाले सारे चैप्टर्स हैं बेटा। डिमांड का तो अपोजिट ही सप्लाई है। जिसे डिमांड अच्छे से आता है उसका सप्लाई बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी चैप्टर आएंगे, कॉस्ट, सप्लाई, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, मार्केट, कोई भी हो, तो वो सारे के सारे आपके चैप्टर प्रैक्टिकली आपको समझ आएंगे एग्जाम्पल के साथ। चाहे मैं आपकी माइक्रो की बात करूं, चाहे आपकी स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, दोनों में। स्टैटिस्टिक्स में भी अब थ्योरी कम हो जाएगी आपकी। क्या आएगा? मीन, मोड, मीडियन, 2-3 नए टॉपिक्स आएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़े हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा स्टैट्स में आपका ज़्यादा। तो चलो, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट के जैसा ही ये कॉस्ट का भाई है जिसका नाम है रिवेन्यू। जिसे कॉस्ट आ गया तो समझ लेना रिवेन्यू का 80% खत्म हो जाता है वहीं पे ही। अब देखो वर्ड क्या है कॉस्ट। कॉस्ट को अगर मैं नॉर्मल भाषा में, लैंग्वेज में बोलूँ, लेम लैंग्वेज में बोलूँ, अकाउंट्स में भी आपने बोला होगा कि एक प्रोडक्ट को, जैसे ये मार्कर है, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो जो खर्चा लगा, वो सब खर्चे को जब हम जोड़ लेते हैं तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आती है। अब पहले ये समझो कि क्या क्या लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में। बेसिकली एक आपकी लैंड लगेगी, क्योंकि फैक्ट्री लगाओगे कहीं पे। लेबर ही आपके यहाँ पे काम करेगा। कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और लास्ट जिसे बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपका लास्ट यहाँ पे लगेगा, मतलब जो पर्सन जो बिजनेस कर रहा होगा, ओनर भी आप बोल सकते हो। इन चारों को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि किसी चीज की अगर प्रोडक्शन करनी है तो क्या फैक्टर्स लगेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी। तो लैंड जरूरी है, लेबर जरूरी है, कैपिटल जरूरी है और एंटरप्रेन्योरशिप। अब कई बच्चों के माइंड में डाउट आता है, रॉ मटेरियल नहीं लिखा सर आपने, तो बेटा कैपिटल से रॉ मटेरियल ही खरीदेंगे हम, ये मान के चल रहे हैं। अब इन चारों को हमने, मतलब ये चार चीजें यूज होंगी। तो देखो यही इसकी डेफिनेशन है। अगर हम कॉस्ट की डेफिनेशन देखें, कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर। इन चारों को मिला के जो खर्चा लगेगा, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा लगेगा उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। एक और देखो, ये तो है नॉर्मल सी डेफिनेशन, लेकिन इससे सुपीरियर डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में यूज होती है क्या है? कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है ये ध्यान से समझना, अभी समझेंगे। अभी सिर्फ डेफिनेशन को देखो। एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, और ब्रैकेट में लिखा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इस डेफिनेशन को समझने से पहले ये दो वर्ड समझते हैं, ये क्या होते हैं। देखो ध्यान से समझना। एक बंदे ने अपना रेस्टोरेंट खोला। क्या खोला? रेस्टोरेंट खोला। अब उसने कोई जगह ली होगी, तो उसके बदले में वो क्या पे करेगा? रेंट पे करेगा, जो भी ओनर है उसको। साथ में उसने कोई वेटर वगैरह रखे होंगे, तो वेटर को भी क्या जाएगी? सैलरी जाएगी। फिर वो जो भी अपना रॉ मटेरियल लेगा खाना बनाने के लिए, उनको भी पेमेंट जाएगी। तो ये सारे जो खर्चे हैं,
ये वो किसको पे कर रहा होगा, जो भी बाहर का आउटसाइडर है उसको ये पे कर रहा होगा। रेंट जा रहा है ओनर को, सैलरी जा रही है जो भी स्टाफ के बंदे हैं, वेटर है, और पेमेंट वगैरह जा रही है रॉ मटेरियल को, जो भी सप्लायर है रॉ मटेरियल के। अब वो रेस्टोरेंट है, बिलिंग होगी। अब मान लो वो जो बिलिंग है, जो बिल करते हैं उसकी जो अकाउंटिंग है वो खुद कर लेता है। जो उसकी अकाउंटिंग है कि कितनी आज सेल हुई मेरी, वो खुद कर लेता है। सेल्फ अकाउंट्स का ही, कॉमर्स का ही बच्चा है, वो खुद अपने बिल चढ़ा लेता है। उसके घर वाले ही बैठे हुए हैं, वो खुद कर लेता है। अगर उसको अकाउंटिंग नहीं आती तो इसके लिए भी उसे एक बंदा हायर करना पड़ता अलग से, ठीक है। अगर उसको अकाउंटिंग नहीं आती तो उसके लिए भी उसे एक बंदा हायर करना पड़ता, जिसे उसको क्या देनी पड़ती, सैलरी। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझो तो बेटा जो जो खर्चे, जो जो एक्सपेंडिचर वो बाहर के बंदों को दे रहा है उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो डेफिनेशन, इट इज द एक्चुअल मनी, जो एक्चुअली में हम पे कर रहे हैं, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, ये सारे बंदे आउटसाइडर हैं। फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज, ये कोई ना कोई हमें सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस के बदले जो हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे ओनर हमें लैंड दे रहा है तो एक उसने हमें फैक्टर सर्विस दी, देखो लैंड आ रहा था यहाँ पे, लेबर की जगह यहाँ पे वेटर आ गया, स्टाफ आ गया, वो हमें अपनी सर्विस दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको भी पैसा जा रहा है। कैपिटल वही रॉ मटेरियल आ गया तो उसको जो पेमेंट हो रही है। तो ऐसे खर्चे जो हम बाहर के लोगों को पे करते हैं उनको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जांपल, अब देखो ये जो खर्चा है, जो मान लो एक अकाउंटेंट की सैलरी 30,000 रुपये होती, उसके यहाँ पे जो पूरे दिन सुबह से रात तक बैठता, बिल चढ़ाता पूरे महीने के लिए, अब वो पैसा उसने बचा लिया, वो उसने किसी और को नहीं देना, लेकिन उसने एस्टिमेट तो लगा लिया होगा ना कि अगर कोई अकाउंटेंट होता तो कितना खर्चा जाता। तो ऐसा खर्चा जो उसने सेल्फ काम करके अपनी सेल्फ सर्विस देके बचा लिया है उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो डेफिनेशन, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। देखो यहाँ वर्ड है एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रही है, और यहाँ वर्ड है एस्टिमेटेड वैल्यू, क्योंकि ये पेमेंट नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक अकाउंटेंट होगा तो वो इतना खर्चा करेगा, इससे अच्छा मैं खुद ही ये काम कर लूँ। वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, इसमें जो मालिक है वो ही कोई ना कोई सर्विस सप्लाई कर रहा है या फैक्टर सप्लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों आया है, क्योंकि जब ये पूरे महीने में प्रॉफिट कमाएगा उस प्रॉफिट को भी बिजनेस में लगा देगा, दोबारा इन्वेस्ट कर देगा। या तो इसके पास तरीका है, एक दूसरा रास्ता है कि ये कहीं से लोन ले, मान लो इसको अपना रेस्टोरेंट बड़ा करना है, एक महीने बाद इसको लगा कि कैपेसिटी कम पड़ रही है, मेरे को और बंदे बिठाने हैं, तो ये लोन ले और एक और दुकान साथ में रेंट पे ले या खरीदे। तो उसके लिए इसे बाहर के बंदे को फिर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब बाहर के बंदे को पेमेंट जा रही है तो क्या हो गई, एक्सप्लिसिट। और दूसरी होती है कि भाई इसने जो फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट कमाया ये उसी को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, बोले एक दुकान और दे दो, प्रॉफिट तो मैं कमा रहा हूँ, उसका रेंट भी खुद पे कर दूंगा। तो वो जो उसने खुद पैसा बिजनेस में लगाया तो वो है बेटा कि नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडिंग किया गया, क्योंकि वो भी उसने बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो एक बंदे ने जिसने रेस्टोरेंट खोला है उसकी अपनी ओन शॉप होती, मतलब अपनी ही दुकान होती, और उसने अपने ही दुकान पे रेस्टोरेंट खोल दिया होता, तो अब उसको जो ये रेंट है ये पे करने की जरूरत ना पड़ती। उस केस में ये रेंट क्या बन जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। इसका 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है कि पहचानो इसमें से कौन सी इम्प्लिसिट कॉस्ट है और कौन सी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और उसके डिफाइन भी करो, ठीक है। तो अगर वो खुद की शॉप में रेस्टोरेंट खोल लेता तो उसको रेंट भी ना देना पड़ता, तो उसने वो पैसा भी क्या कर लिया, सेव कर लिया। जैसे इसके एग्जांपल में लिखा है वेजिस रेंट टू आउटसाइडर, रॉ मटेरियल की पेमेंट करना, और इसमें क्या लिखा है, रेंट ऑफ ओन लैंड, जो उसने रेंट बचा लिया अपनी जमीन यूज करके, या फिर सैलरी टू सेल्फ सर्विस, खुद ही सर्विस दे दी अपने बिजनेस को। एंटरप्रेन्योर ज्यादातर यही करते हैं,
स्टार्टिंग में वो सारा बिजनेस खुद संभालते हैं, जिसलिए जब तक उनका बिजनेस ग्रो नहीं कर जाता, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तब तक वो सेल्फ सर्विस करते हैं तो बहुत सारा पैसा सेव कर लेते हैं। तो अब इकोनॉमिक्स में अब फिर इस डेफिनेशन में आओ, कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड एक्चुअल एक्सपेंडिचर। देखो ये वाले ऑन इनपुट, जो हमने ये सारे इनपुट यूज करे, इसके लिए जो पेमेंट करी, जिन्हें क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड द इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड वर्ड यहां से आया बेटा, जो हम वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे एस्टिमेट भी आप लिख सकते हो साथ में, ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर, जो ओनर ने ही इनपुट सप्लाई कर दिए ताकि बाहर किसी को पेमेंट ना करनी पड़े, वो किसमें आते हैं, इम्प्लिसिट। तो इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तब क्या बनती है आपकी एक कॉस्ट की, एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चा किया जाएगा। तो ये बच्चों आज हम ज़्यादा नहीं कर रहे, देखो इस चैप्टर में यही छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट किया, बट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे ये चैप्टर देखना भी और इंटरेस्टिंग होगा, आपको पता चलेगा एक बिजनेस में कितने तरह के खर्चे होते हैं। आप क्या करते हो, टीचर के ट्यूशन वाले टीचर का गिन ले तो कि 50 बच्चे आ रहे हैं, 800 रुपये फीस है, इतना पैसा कमा रहे हैं। आप ये तो जोड़ते नहीं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कितनी है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है। तो आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एक बिजनेस जब कर होता है तो कितने टाइप के खर्चे होते हैं, कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो बढ़ते रहते हैं टाइम से, कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं। तो वो सब हमने इस चैप्टर में सीखना है, और मिनिमम 8 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा आपका मिनिमम, चाहे आपका प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है। 6 तो मिनिमम लगा लो, मैक्सिमम चलो 8 लगा लो, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इसका एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा और 1 से 2 MCQ भी आने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स भी आपकी कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी। थैंक यू एवरीवन।